के बारे में हमने बात की, ठीक है। बार मैग्नेट क्या होता है? एक ऐसा परमानेंट मैग्नेट जिसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी साउथ पोल तक जाएंगी और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप इन केस ऑफ अ मैग्नेटिज्म ऑफ अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप फॉर्म करती है, ड्यू टू विच मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर हमसे पूछा जाता है व्हाई मोनोपोल ऑफ अ मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट, तो उसका क्या कारण हो सकता है? कभी भी मैग्नेट का एक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, दो पोल हमेशा होंगे, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन नॉर्थ है और पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन भी नॉर्थ है, मतलब वो नॉर्थ से निकलेंगी और घूम के दोबारा नॉर्थ पर ही आएंगी, जिसके कारण पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन और पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन बिल्कुल सेम रहता है। इसीलिए ये एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कराएंगी, दो पोल्स हमेशा होंगे ही होंगे इन केस ऑफ अ बार मैग्नेट। ये याद रख लीजिएगा। आप एक बार मैग्नेट को ब्रेक करोगे, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ बन जाएंगे, तोड़ोगे तब भी छोटी छोटी बार मैग्नेट्स फॉर्म हो जाएंगी, इसके बाद भी तोड़ोगे तब भी ऐसे ही रहेगा, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। कभी भी एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा इन केस ऑफ अ बार मैग्नेट। समझ में आ गई? बहुत सारी और चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट। इससे रिलेटेड डिस्कशन अब हम लोग करेंगे। मैग्नेटिज्म में सबसे पहली चीज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या होगा? कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि अगर when we have two poles of the magnet at a certain distance apart from each other, जैसे मान लीजिए इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इस मैग्नेट का साउथ पोल एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, तो ये दोनों पोल्स एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है? ये कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ने बताया हमें। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता था वैसे ही कूलम्स लॉ मैग्नेटिज्म में भी है। दो पोल्स एक नॉर्थ और एक साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करती है? जैसे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर था उस पे हम लिखते थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, याद है? यहां पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ के। किस चीज के? पोल स्ट्रेंथ, QM1 QM2, आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पे QM1 क्या है? पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल, पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल। पोल स्ट्रेंथ का मतलब है कि उस पोल की कैपेबिलिटी कितनी है, ताकत कितनी है, ये बताना है, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ क्या बताएगा कि एक पर्टिकुलर पोल की कैपेबिलिटी कितनी है, कितनी ताकत है उस पोल की, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ होती है एम्पेयर मीटर, याद रख लेना। ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पेयर मीटर। पोल स्ट्रेंथ क्या है? इट विल डिटरमाइन द स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी ऑफ अ पोल by which it can attract or repel any other pole of the magnet, ठीक है। किसी और मैग्नेट का कोई और पोल जिस कैपेबिलिटी से वो अट्रैक्ट कर पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब फोर्स किन चीजों पर डिपेंड करता है या किन चीजों के प्रोपोर्शनल है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। कुछ बुक्स में इसे M1 M2 भी लिखते हैं, स्मॉल m1 स्मॉल m2, आप QM1 QM2 भी लिख सकते हो, QM2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ऑब्वियसली यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k भी आएगा, QM1 QM2 बाय r स्क्वायर। यहां पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी? Here k must be equals to
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे वहां पे परमिटिविटी होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहाँ परमिएबिलिटी होगा, जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7 जब भी फ्री स्पेस की बात हो रही होगी। QM1 QM2 बाय आर स्क्वायर। म्यू नॉट तो हम पिछले चैप्टर से लिखते आ ही रहे। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, बिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या होता था? परमिटिविटी। खाली म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10⁻7। ठीक है, खाली म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, अगर सिर्फ म्यू नॉट की वैल्यू की बात कर रहे हैं। So this is a force of interaction between the two poles of the magnet when they are at the distance r from each other. समझ में आ गया? तो एक मैग्नेट की दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? उसके पोल की स्ट्रेंथ पर, पोल की ताकत पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर। दिस इज नोन एज अ कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हमारा जो क्लास 12 का सिलेबस है उसके अंदर हम मीडियम जो है वो फ्री स्पेस या एयर ही रखेंगे, हम किसी और मीडियम में लेके नहीं जाएंगे। जितने भी बार मैग्नेट्स है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो आप दूसरे मीडियम्स में भी लेके जाते थे, बट यहाँ पर एश्योर कर रहा हूँ आपको कि अभी आपके पास मीडियम जो है वो एयर ही रहेगा। समझ में आ गया? एयर या फ्री स्पेस। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये सिमिलैरिटी थी आपके फर्स्ट चैप्टर से इस टॉपिक की। थोड़ी सी और सिमिलैरिटी आपको मिलेगी अभी। सेकेंड सिमिलैरिटी का पार्ट आपको जो मिलने वाला है वो है डाइपोल। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ डाइपोल। डाइपोल, डाइपोल में तो अब आप लोग एक चीज जानते ही हो, व्हेन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, व्हेन टू अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट, है ना, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट poles of magnet are at suitable distance from each other, then resulting arrangement is a dipole. तो हमें क्या मिलता है? Resulting arrangement is dipole। यानी कि आपके पास दो पोल्स हैं, एक मैग्नेट इस तरीके से ले लेते हैं, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये QM1 स्ट्रेंथ के साथ है और ये QM2 स्ट्रेंथ के साथ है, अगर मान लीजिए, एंड दे आर एट द डिस्टेंस 2L फ्रॉम ईच अदर। जैसे वहां पे 2A होता था, यहाँ पे हमने 2L डिस्टेंस ले लिया। याद आ रहा है कुछ? ये सेंटर ले लेते थे इस तरीके से। सो दिस रिजल्टिंग अरेंजमेंट इज नोन एज अ डाइपोल, जब दो इक्वल एंड अपोजिट पोल ऑफ द मैग्नेट होते हैं। एंड डाइपोल मूवमेंट ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? डाइपोल मूवमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिनोटेड एज m। आप m से इसको डिनोट कर सकते हो, QM into 2L, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ into distance between the two poles, into distance between the two poles, जो भी 2L डिस्टेंस दो पोल्स के बीच का दे रखा था। इस तरीके से हम पोल स्ट्रेंथ की मदद से डाइपोल मूवमेंट तक पहुंच सकते हैं। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपली पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती है। ऐसा यूनिट ऑफ m यानी कि डाइपोल मूवमेंट की ऐसा यूनिट क्या होगी? इसकी मैंने बताई थी एम्पेयर मीटर,
तो इसकी क्या हो जाएगी, और ये 2L यानी कि ये भी लेंथ है, मीटर में ही ली जाएगी, ये भी मीटर में हो जाएगा, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट है, याद रख लीजिएगा। किसकी? डायपोल मोमेंट की। ये ऑब्जेक्टिव्स में काम आ सकती है। पोल स्ट्रेंथ की ऐसा यूनिट एम्पेयर मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट फॉर अ मैग्नेटिक डायपोल। ये एक मैग्नेटिक डायपोल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल नहीं है। समझ में आ गया? सो मैग्नेटिक डायपोल के लिए डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा QM × 2L, ऐसा यूनिट एम्पेयर मीटर स्क्वायर।